अगर मैं ये कहूँ कि हम जो हर दूसरी सांस ले रहे हैं वो किसी विशाल हरे भरे जंगल से नहीं आ रही है, बल्कि समंदर के खारे पानी में तैर रहे उन अनदेखे सूक्ष्म जीवों से आ रही है जिन्हें हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। हाँ, ये बात अक्सर लोगों को चौंका देती है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है, दुनिया भर में जब पर्यावरण बचाने और ग्रीन जीवन शैली अपनाने की बात आती है, तो भारत के आम लोग पश्चिमी देशों के नागरिकों से कहीं ज्यादा आगे हैं। सही कहा आपने। ये एक ऐसा तथ्य है जो कई पुरानी धारणाओं को तोड़ता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसी ही धारणाओं को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो आज की स्रोत सामग्रियां हैं उनका विश्लेषण करेंगे। अक्सर जब पर्यावरण शब्द दिमाग में आता है तो हम सिर्फ पेड़ों, नदियों और पहाड़ों की एक नेशनल ज्योग्राफिक वाली तस्वीर की कल्पना करने लगते हैं। और हमारी सबसे बड़ी समस्या यही रही है, हम चीज़ों को अलग अलग खानों में बांटकर देखने के आदी हो गए हैं। मतलब एक तरफ प्रकृति है और दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया। हाँ, जैसे दोनों का कोई लेना देना ही ना हो। बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे नोट्स इस बात पर गहराई से जोर देते हैं कि पर्यावरण वो समग्र परिवेश है जिसमें जल, वायु, भूमि और जीव जंतु तो शामिल हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य और उसके द्वारा बनाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे भी इसी का एक अभिन्न अंग है। मतलब इन्हें अलग करके देखना असल में पूरी तस्वीर को नजरअंदाज करना है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। जब मैं इन रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हमारा पर्यावरण असल में एक विशाल मल्टीप्लेयर गेम की तरह है। अरे वाह, ये एक दिलचस्प तरीका है इसे समझने का। हाँ, मतलब इस गेम में जो प्राकृतिक या अजैविक घटक हैं, जैसे हवा, पानी, जमीन, वो इस गेम का सर्वर या बेस मैप है। और जो जैविक घटक हैं, जैसे पेड़, पौधे, जानवर, वो इसके कैरेक्टर्स हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम इंसान इस गेम में सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे समुदाय और यहाँ तक कि हमारी आर्थिक नीतियाँ, ये सब इसी गेम के नियम और कोड्स हैं। और ये कोड्स लगातार गेम के मैप को बदल रहे हैं। तो अगर हम इस एनालॉजी को एक कदम और आगे ले जाएं, तो किसी क्षेत्र की औद्योगिक नीतियां सीधा असर डालती हैं कि वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे होगा। बिल्कुल, मतलब मैप कैसे इस्तेमाल होगा। हाँ, कोई भी राजनीतिक निर्णय किसी जंगल के कटने या बचने का कारण बन सकता है। इसलिए हम मनुष्य इस गेम के बाहर नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल केंद्र में हैं। और जब तक हम इस जटिल अंतर संबंध को नहीं समझेंगे, तब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकलेगा। तो इसी अंतर संबंध को समझने के लिए पहले हमें उस गेम के सर्वर यानी हमारे भौतिक तंत्रों को गहराई से समझना होगा। जैसे कि हमारा वायुमंडल। सही कहा। जब हम हवा के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में सिर्फ ऑक्सीजन आती है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। बिल्कुल। अगर हम वायुमंडल के संगठन को देखें तो शुष्क वायु में सबसे बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन का है, जो लगभग 78.08% है। 78.08%, मतलब हवा का ज्यादातर हिस्सा नाइट्रोजन ही है। हाँ, और इसके बाद हमारी जीवनदायिनी ऑक्सीजन आती है जो 20.95% है। और बाकी की गैसें? फिर आर्गन है जो 0.93% है, और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड जो सिर्फ 0.042 से 0.043% के बीच है। यह आंकड़ा सुनने में बहुत ही छोटा लगता है। मतलब 1% का भी बहुत छोटा हिस्सा लगता तो है, लेकिन यही वो गैस है जो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है। इसकी मात्रा में मामूली सा बदलाव पूरी जलवायु को बदल सकता है। और हमारे नोट्स बताते हैं कि ये प्रतिशत स्थिर नहीं है। मानवीय गतिविधियों के कारण ये समय के साथ बदल रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन का 20.95% वाला हिस्सा है, इसके बारे में एक बहुत ही आम धारणा है। हम हमेशा वनों और जंगलों को ही पृथ्वी के हरे फेफड़े मानते आए हैं। हाँ, अमेज़न के जंगलों की तस्वीरें हम सबने देखी हैं। बिल्कुल, लेकिन शुरुआत में मैंने समंदर के सूक्ष्म जीवों का जिक्र किया था। वो क्या चीज है? यहीं पर विज्ञान हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। वन निश्चित रूप से पृथ्वी के फेफड़े हैं, लेकिन वैश्विक ऑक्सीजन उत्पादन में महासागरीय फाइटोप्लैंक्टन का भी उतना ही या उससे भी अधिक योगदान है। फाइटोप्लैंक्टन, ये समंदर की सतह वाले जीव हैं। हाँ, ये असल में सूक्ष्म जीव और शैवाल है जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं। हम जंगलों को बचाने की बात तो खूब करते हैं, लेकिन अगर महासागरों का तापमान बढ़ता है तो ये फाइटोप्लैंक्टन मरने लगेंगे। मतलब महासागरों का बिगड़ता स्वास्थ्य सीधे हमारी सांसों से जुड़ा है। हाँ, ये सच में नजरिया बदलने वाला तथ्य है। जो चीज हमें दिखाई भी नहीं देती,
वो हमें जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल। और सूक्ष्म स्तर पर काम करने वाले तंत्रों की बात करें तो जल चक्र में पौधों की भूमिका को लेकर भी इस रिसर्च में एक अद्भुत बात है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। पौधे जमीन से पानी सोखते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जड़ों में जो बारीक धागे जैसे मूल रोम होते हैं, उनका तरीका बहुत ही चतुर। सामग्री में है कि इन मूल रोमों की बाहरी कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब वो पानी और खनिजों को आसानी से अंदर आने देती है। हाँ, लेकिन असली जादू इसके भीतर की प्लाज्मा झिल्ली में है, जो चयनात्मक पारगम्यता दिखाती है। चयनात्मक पारगम्यता, अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूं तो ये बाहरी दीवार किसी क्लब के खुले दरवाजे की तरह है, जहां से सब अंदर आ सकते हैं। लेकिन अंदर की प्लाज्मा झिल्ली एक वीआईपी क्लब के बाउंसर की तरह काम करती है। अरे, ये बाउंसर वाली उपमा बहुत सटीक बैठती है ना? वो बाउंसर तय करता है कि पौधे को किस खनिज की जरूरत है और किसे बाहर रोकना है। हाँ, ये प्रकृति का अपना एक परिष्कृत फिल्ट्रेशन तंत्र है। लेकिन इस बाउंसर की भी एक सीमा है। मतलब? जब हम मिट्टी में बहुत ज्यादा रसायन डालते हैं। बिल्कुल। जब हम बेतहाशा रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशक डालते हैं तो ये बाउंसर कंफ्यूज हो जाता है या टूट जाता है। जहरीले रसायन पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर खाद्य श्रृंखला के जरिए हमारी थाली तक पहुंच जाते हैं। सही कहा। प्रकृति का तंत्र शानदार है, लेकिन वो हमारे अत्यधिक प्रदूषण को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। प्रदूषण की बात चली है तो ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक बहुत ही रोचक शब्द मुझे इस रिसर्च में मिला, ग्रीन मफलर। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। पहली बार पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे किसी नए तरह के सर्दियों के कपड़े की बात हो रही हो, लेकिन ये शहरों के शोर को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। बिल्कुल। घनी आबादी वाले इलाकों या चौड़ी सड़कों के किनारे पेड़ों की कतारें लगाई जाती हैं। अगर इसे आज की तकनीक से जुड़कर देखें तो ये पेड़ों की कतारें हमारे शहरों के लिए विशाल नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स की तरह काम करती हैं। ये नॉइज कैंसलिंग वाली बात इसे बहुत अच्छी तरह समझाती है। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, उनकी पत्तियां ध्वनि तरंगों को सोखने और उन्हें डिफ्लेक्ट करने का काम भी करती हैं। तो इसमें किस तरह के पेड़ लगाए जाते हैं? ग्रीन मफलर योजना के तहत अशोक या नीम जैसे घने पत्ते वाले पेड़ लगाए जाते हैं। ये शोर को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब प्रकृति का ये पूरा सिस्टम, चाहे वो समंदर के फाइटोप्लैंक्टन हो, जड़ों के बाउंसर हो, खतरे में पड़ने लगा, तब हमने क्या किया? जब ये गेम क्रैश होने लगा। हाँ, नीतियां बनाने वालों की नींद कैसे खुली? ये हमें सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सतत विकास के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। इस जागरण की सबसे बड़ी शुरुआत 1987 में हुई। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। हाँ, इसी रिपोर्ट ने दुनिया को सतत विकास की एक स्पष्ट परिभाषा दी कि हमें ऐसा विकास करना चाहिए जो आज की जरूरतों को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता न करे। मतलब आज हम सारे संसाधन इस तरह खत्म ना कर दें कि कल हमारे बच्चों के लिए कुछ बचे ही ना। बिल्कुल। और इसी विचार ने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों या SDGs का रूप लिया, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। इसमें 169 संबद्ध लक्ष्य भी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये लक्ष्य सिर्फ पेड़ों और जानवरों के बारे में नहीं है। SDG 1 है गरीबी का अंत, और SDG 2 है भुखमरी का अंत। हाँ, फिर SDG 3 स्वास्थ्य और कल्याण है, और SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है। यही इन SDGs की सबसे बड़ी खूबी है, इनका आपस में जुड़ा होना। आप एक लक्ष्य को अलग से हासिल नहीं कर सकते। सही कहा। अगर आप गरीबी नहीं हटाते तो लोग मजबूरन जंगलों का अतिदोहन करेंगे। अगर आप स्वच्छ जल नहीं दे सकते तो आप अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब पर्यावरण संरक्षण असल में एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा भी है। इसी को संभालने के लिए वैश्विक स्तर पर कई संस्थाएं बनाई गई हैं। हाँ, इन स्रोतों में सम्मेलनों और संस्थाओं की पूरी एक लंबी लिस्ट है। मुझे तो पूरी एक वर्णमाला या अल्फाबेट सूप नजर आती है, जैसे 1972 में नैरोबी में बना UNEP और जिनेवा में WMO। फिर 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे रियो समिट कहते हैं, जहां एजेंडा 21 का जन्म हुआ। और ठीक 20 साल बाद 2012 में Rio+20, जिसका थीम था द फ्यूचर वी वांट। और 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, जो 2005 में लागू हुआ, जिसने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या CDM जैसी व्यवस्थाएं दी। और फिर 2015 का बहुत चर्चित पेरिस समझौता, जिसने वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रोकने का लक्ष्य रखा। इन सबके साथ एक और महत्वपूर्ण संस्था है GEF, यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा।
इसकी स्थापना 1991 में वॉशिंगटन डीसी में हुई। इसका काम क्या है? नीतियां बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए पैसा चाहिए। जीईएफ विकासशील देशों को जैव विविधता बचाने के लिए वित्तीय मदद देता है। यहीं पे मुझे एक शंका होती है। हमने इतने सारे सम्मेलनों के नाम सुन लिए, स्टॉकहोम, रियो, क्योटो, पेरिस, एजेंडा 21, लेकिन क्या सच में जमीन पर कोई बदलाव आता है? ये सवाल अक्सर उठता है। एक आम इंसान के नजरिए से तो ऐसा लगता है कि दुनिया भर के नेता वातानुकूलित कमरों में मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, दस्तखत करते हैं और फिर वापस जाकर फैक्ट्रियों का धुआं चालू रखते हैं। क्या ये सब सिर्फ कागजी बातें हैं? ये निराशावाद बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम डेटा में जाएं तो तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। पेरिस समझौते की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसने देशों पर ऊपर से लक्ष्य नहीं थोपे। मतलब देशों ने खुद अपने लक्ष्य तय किए। हाँ, इसे एनडीसीज यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कहा गया। भारत का ही उदाहरण लेते हैं। भारत ने क्या लक्ष्य रखा था? भारत ने तय किया कि वो 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर के मुकाबले 33 से 35% तक कम करेगा। और फिर इसे बढ़ाकर 45% कर दिया गया। बिल्कुल। अब यहाँ उत्सर्जन तीव्रता का मतलब ये नहीं है कि भारत विकास करना बंद कर देगा। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार कार्बन उत्सर्जन बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा होगी। लक्ष्य तो बहुत शानदार हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हमारी जो नवीनतम द्विवार्षिक रिपोर्ट है BUR4, उसके अनुसार भारत ने 2005 से 2020 के बीच ही अपनी उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी दर्ज कर ली है। अरे वाह! मतलब जो लक्ष्य हमने 2030 के लिए रखा था उसे 10 साल पहले ही हासिल कर लिया। हाँ, ये प्रमाण है कि ये वैश्विक मंच केवल टॉक शॉप नहीं है। वे देशों पर एक दबाव बनाते हैं जिससे वे अपनी घरेलू नीतियों में बड़े बदलाव करते हैं। ये डेटा वाकई में एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट है, लेकिन ये जो आपने घरेलू नीतियां कहा, ये हमें हमारे देश के भीतर ले आता है। घर के अंदर उन्हें लागू करने के लिए मजबूत कानून चाहिए। और यही प्रवेश होता है भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, जो कि 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के संकल्पों को लागू करने के लिए बना था। बिल्कुल, संविधान के अनुच्छेद 253 का उपयोग करते हुए ये कानून बनाया गया। इसे भारत के पर्यावरण कानूनों का छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है। इस छाता विधान को अगर हम आज की भाषा में समझें तो क्या हम कह सकते हैं कि 1986 का ये अधिनियम हमारे कानूनी ढांचे का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम है? हाँ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। और इसी ओएस के ऊपर काम करने के लिए नए एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए गए, जैसे एक पावरफुल ऐप है राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी। और एनजीटी कोई साधारण ऐप नहीं है। 18 अक्टूबर 2010 को जब एनजीटी की स्थापना हुई तो उसने पुराने सिस्टम्स जैसे 1995 के न्यायाधिकरण और 1997 के एनईए को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। और एनजीटी को इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 से, यानी जीवन के अधिकार से। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक स्वच्छ पर्यावरण में सांस लेना जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इसलिए एनजीटी के पास बड़े प्रोजेक्ट्स को रोकने की शक्ति है। और विज्ञान के क्षेत्र में 1958 में नागपुर में स्थापित नीरी जैसी संस्थाएं भी हैं। बिल्कुल। और इसी 1986 के ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत 1989 में कुछ नियम बने जिनसे एक समिति का गठन हुआ, GAEC। हाँ, मुझे इन दस्तावेजों में इस समिति के नाम को लेकर एक बहुत ही सूक्ष्म बात मिली। इसका पुराना नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, यानी अप्रूवल कमेटी। लेकिन बाद में सरकार ने इसका नाम बदलकर जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति यानी अप्रेजल कमेटी कर दिया। सिर्फ एक शब्द का बदलाव, अनुमोदन से आकलन। इसका क्या मतलब है? ये भारत की पर्यावरण नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अनुमोदन से लगता है कि काम बस फाइलों पर रबर स्टैंप लगाना है। और आकलन? आकलन शब्द दर्शाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों जैसी नई तकनीकों को लेकर नीतियां अब अधिक सतर्क हो गई हैं। अब समिति का काम उनके वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का गहराई से मूल्यांकन करना है। ये दिलचस्प है कि एक शब्द पूरे विभाग का नजरिया बदल सकता है, लेकिन कानून और कमेटियों तो ऊपर का ढांचा है। कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वो आम इंसान तक न पहुंचे। और विचारों के इस जमीनी प्रसार में किताबों की भूमिका सबसे बड़ी रही है। स्ट्रोट में रेचल कार्सन की 1962 की किताब साइलेंट स्प्रिंग का जिक्र है। साइलेंट स्प्रिंग,
मतलब एक ऐसा वसंत जहां पक्षियों के चहचहाने की कोई आवाज नहीं है। कल्पना ही कितनी डरावनी है। हाँ, रेचल कार्सन ने दिखाया कि कैसे डीडीटी जैसे रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल पक्षियों को मार रहा है। इस किताब ने आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी। इसके अलावा W.M. एडम्स की ग्रीन डेवलपमेंट और एल्सवर्थ हंटिंगटन की सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट जैसी किताबों का भी जिक्र है। बिल्कुल। और जब आम आदमी तक बात पहुंचती है तो वो एक उपभोक्ता बन जाता है। भारत सरकार ने 1991 में इको मार्क योजना शुरू की थी ताकि लोग पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को पहचान सकें। और उपभोक्ता व्यवहार को लेकर जो डेटा मुझे मिला वो सचमुच हैरान करने वाला था। एक सूचकांक है ग्रीनडेक्स। ये मापता है कि किस देश के नागरिक सबसे ज्यादा ग्रीन जीवन शैली जी रहे हैं। और भारत की स्थिति इसमें क्या थी? ये जानकर हैरानी होती है कि 2009 और 2014 के सूचकांक में भारत पहले स्थान पर था। अरे, ये अक्सर पश्चिमी देशों के नैरेटिव को चुनौती देता है। हम एक विकासशील देश है, हमारे पास अत्यधिक रिसाइकलिंग मशीनें न हों, लेकिन हमारे समाज के मूल स्वभाव में ही संसाधनों का अधिकतम उपयोग और कम बर्बादी शामिल है। हाँ, शाकाहार और पुरानी चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना। बिल्कुल। पर्यावरण जागरूकता का प्रमाण महंगे गैजेट्स में नहीं, रोजमर्रा की आदतों में है। इसी तरह जापान के मसानोबू फुकुओका है, जिनकी प्राकृतिक कृषि की विधियां आज भी किसानों को सिखा रही हैं कि बिना रसायनों के खेती कैसे की जाए। एक तरफ फुकुओका जैसे लोग हैं और ग्रीनडेक्स में टॉप करने वाले भारत के नागरिक हैं, लेकिन इन नोट्स में एक बहुत ही स्याह तस्वीर भी है। केरल के पलक्कड़ जिले का पलाचीमाड़ा विवाद। पलाचीवाड़ा विवाद इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है। वहां कोका कोला ने अपना प्लांट लगाया और भूजल का भयानक दोहन किया, जिससे वहां का जल स्तर गिर गया और कुएं सूख गए। हाँ, और पानी जहरीला हो गया। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने जो संघर्ष किया वो कॉरपोरेट शोषण के खिलाफ एक मिसाल बन गया। यही वो बिंदु है जहां समझ आता है कि जब पानी खत्म होता है तो सबसे ज्यादा असर उन महिलाओं पर पड़ता है जिन्हें मीलों चलना पड़ता है। एक तरफ वो गांव वाले हैं जो एकदम ग्रीन जीवन जी रहे हैं, और दूसरी तरफ एक आर्थिक ढांचा है जो संसाधनों को सोख रहा है। ये एक शक्ति का संघर्ष है। इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस जैसी चेतना जरूरी है, जो 1972 के सम्मेलन की ही देन है और हर साल 5 जून को मनाया जाता है। स्रोत में उल्लेख है कि 2025 के पर्यावरण दिवस की थीम वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण का अंत तय की गई है। हाँ, जिसकी मेजबानी दक्षिण कोरिया का जेजू शहर करेगा। प्लास्टिक आज का वो डीडीटी बन गया है जो एक नई साइलेंट स्प्रिंग ला सकता है। यह सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक छोटे से पौधे की जड़ के बाउंसर से लेकर वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड तक, फाइटोप्लैंक्टन से लेकर पेरिस समझौते की वैश्विक वार्ताओं तक, पर्यावरण सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह अर्थशास्त्र है, राजनीति है और हमारा जीवंत अस्तित्व है। और निष्कर्ष यही है कि हम इंसानों को प्रकृति से बाहर खड़े होकर उसे बचाने का अहंकार छोड़ना होगा। हम उसी सिस्टम का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। हमने देखा कि ग्रीनडेक्स के अनुसार भारत का आम नागरिक सबसे अधिक ग्रीन चॉइस लेने वाला उपभोक्ता है। लेकिन फिर भी पलाचीमाड़ा जैसी जगहों पर उन्हीं आम लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या एक आम आदमी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी और बड़े कॉर्पोरेट ढांचे की जवाबदेही के बीच कोई ऐसी गहरी खाई है जिसे हमारे मौजूदा कानून भी नहीं भर पा रहे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस मल्टीप्लेयर गेम के नियमों को दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। वाकई यह है गहराई से सोचने वाला प्रश्न है। क्या ये चौंकाने वाला नहीं है कि जब भी पृथ्वी के फेफड़ों का जिक्र होता है या ये बात आती है कि दुनिया को सांस लेने लायक कौन बना रहा है, तो दिमाग में सबसे पहले विशाल हरे भरे जंगल आते हैं। हाँ बिल्कुल, अक्सर अमेज़न के जंगलों का ही नाम सबसे पहले आता है। सही कहा। लेकिन आज के स्रोतों की इस गहन चर्चा में जो बात सामने आई है वो सच में पूरी तरह से हैरान कर देने वाली है। जी। स्रोतों के अनुसार पृथ्वी की आधी से अधिक ऑक्सीजन किसी विशाल पेड़ से नहीं बल्कि महासागरों की सतह पर तैरने वाले उन अदृश्य सूक्ष्म जीवों से आ रही है जिन्हें हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। और यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का विषय ठीक यही है, प्रकृति का वो अदृश्य और बेहद जटिल नेटवर्क जिसे वैज्ञानिक भाषा में पारिस्थितिकी या इकोलॉजी और पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता कहा जाता है। हमारे पास आज बहुत सी वैज्ञानिक परिभाषाएं, ऐतिहासिक सिद्धांत और पर्यावरण आंदोलनों से जुड़े नोट्स हैं।
हाँ, और हमारा मुख्य उद्देश्य बस यह समझना है कि प्रकृति का ये जो विशाल ओपन सोर्स नेटवर्क है वो काम कैसे करता है, ऊर्जा और संसाधनों का प्रवाह किन नियमों के तहत होता है, और जब कोई इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो इस जटिल नेटवर्क को डिकोड करने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले इसकी नींव और इसके नाम को समझना जरूरी है। जी बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द की जड़ें ग्रीक भाषा में मिलती हैं। ये दो शब्दों से बना है, ओइकोस जिसका मतलब है घर या आवाज, और लोगोस यानी अध्ययन। मतलब सीधा सा अर्थ हुआ हमारे प्राकृतिक घर का अध्ययन। एकदम सही। 1866 में अर्नस्ट हेकल ने जब पहली बार ओइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था तो उनका मकसद यही था कि जीवों और उनके इस घर के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उन्हें परिभाषित किया जा सके। ये घर वाला रूपक मुझे बहुत पसंद आया। इसे समझने के लिए हम एक आधुनिक स्मार्ट होम की कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? इन पियोडम जैसे वैज्ञानिकों ने भी यही कहा था कि पारिस्थितिकी असल में प्रकृति की संरचना और उसके कार्य का अध्ययन है। हाँ, और इस घर के काम करने का जो पूरा सिस्टम है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं, वो शब्द 1935 में एजी टैंसले द्वारा गढ़ा गया था। सही बात है। और स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि ये खुला तंत्र या ओपन सिस्टम है। बिल्कुल, और ये खुले तंत्र वाली बात पारिस्थितिक तंत्र के काम करने की पूरी धुरी है। कोई भी प्राकृतिक तंत्र पूरी तरह से बंद या पृथक नहीं हो सकता। अगर इसे वापस उसी स्मार्ट होम वाले रूपक से समझा जाए तो एक खुला तंत्र वो घर है जहां जैसे वाईफाई के सिग्नल और बिजली यानी ऊर्जा लगातार बाहर से अंदर आ रही है। हाँ, और किराने का सामान यानी पदार्थ अंदर आ रहा है और घर का कचरा बाहर जा रहा है। बिल्कुल, यदि एक बंद तंत्र या क्लोज्ड सिस्टम होता तो ऊर्जा तो आ जा सकती थी, लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान पूरी तरह से रुक जाता। जी, और अगर ये कोई पृथक तंत्र यानी आइसोलेटेड सिस्टम होता तो ना ऊर्जा अंदर आती और ना ही कोई सामान, सब कुछ एकदम कट ऑफ हो जाता। ये तुलना इसके विज्ञान को बहुत आसानी से स्पष्ट कर देती है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य से ऊर्जा लगातार अंदर आ रही है और ऊष्मा के रूप में बाहर भी जा रही है। और साथ ही जल, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे जो पदार्थ हैं वे भी चक्रों के माध्यम से तंत्र के अंदर बाहर गति कर रहे हैं। वैसे टैंसले के इकोसिस्टम शब्द देने से पहले भी कुछ ऐतिहासिक प्रयास हुए थे। अच्छा, जैसे कि 1877 में कार्ल ऑगस्ट मोबियस ने जैव समुदाय के लिए बायोकिनोसिस की अवधारणा दी थी, और 1887 में स्टीफन ए फॉब्स ने एक झील को माइक्रोकॉज्म कहा था। तो क्या ये आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र के ही नाम थे? पूरी तरह से पर्याय तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस विचार की नींव जरूर रखी थी कि प्रकृति में सब कुछ एक इकाई के रूप में काम करता है। एक इकाई के रूप में। और जब इस इकाई या तंत्र के आकार की बात आती है तो स्रोतों के अनुसार पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल या बायोस्फीयर है। बिल्कुल, जिसमें जल, थल और वायु का वो सारा हिस्सा शामिल है जहां भी जीवन पनप सकता है। और इसमें जब जल मंडल की बात आती है तो महासागरीय परितंत्र की विशालता सामने आती है। ऊपर से देखने पर महासागर इतने शांत और एक समान लगते हैं कि कोई भी इन्हें पृथ्वी का सबसे स्थिर तंत्र मान लेगा। और यहीं पर सबसे बड़ी वैज्ञानिक गलतफहमी होती है। ये बहुत आम बात है कि लोग महासागरों को स्थिर मान लेते हैं। तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि महासागर आकार में जरूर विशाल हैं, लेकिन गहराई में जाने पर वे अत्यधिक अस्थिर और बहुत परिवर्तनशील होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश केवल कुछ 100 मीटर तक ही पहुंच पाता है। उसके नीचे का पूरा हिस्सा एकदम अंधकार में रहता है, और गहराई के साथ तापमान में अचानक गिरावट आती है, पानी का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। और शायद ऑक्सीजन का स्तर भी बदलता होगा। बिल्कुल, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। इसलिए एक ही महासागर के भीतर कई अलग अलग और जटिल उपतंत्र होते हैं जो इसे बिल्कुल भी एक समान या स्थिर नहीं रहने देते। मतलब इस घर के अलग अलग कमरों में बिल्कुल एकदम अलग अलग माहौल है। एकदम सही कहा आपने। अब इस संरचना से आगे बढ़कर अगर हम इस घर में रहने वाले सदस्यों यानी जीवों की बात करें तो ये एक क्रमिक रूप में चलता है। एक अकेले जीव से शुरू होकर एक ही प्रजाति की जनसंख्या तक। हाँ, और फिर कई प्रजातियों से मिलकर एक समुदाय या कम्युनिटी बनती है जो अंततः
पारिस्थितिकी तंत्र और पूरे जैव मंडल का निर्माण करती है। और इस समुदाय में हर किसी का काम बटा हुआ है। जैसे सबसे पहले आते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर्स। जी, ये वे जीव हैं जो कार्बनिक पदार्थों और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे जमीन पर पेड़ पौधे। और पानी में वो सूक्ष्म जीव जिनकी बात हमने शुरुआत में की थी, फाइटोप्लैंक्टन। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि जलीय पारितंत्रों की जो ऊपरी परतें होती हैं, जहां धूप पहुंचती है, वहां पाए जाने वाले ये स्वपोषी सूक्ष्म जीव वैश्विक ऑक्सीजन उत्पादन में लगभग आधा योगदान देते हैं। मतलब ये प्रकृति का एक ऐसा अदृश्य पावर हाउस है जिसकी बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मजे की बात यह है कि फाइटोप्लैंक्टन पूरे समुद्री खाद्य जाल का यानी फूड वेब का आधार भी हैं। सही बात है। और इन उत्पादकों के बाद नंबर आता है उपभोक्ताओं का, यानी कंज्यूमर्स का, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हाँ, जैसे शाकाहारी जीव हो गए, हिरण जो सीधे पौधों पर निर्भर हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और फिर उन्हें खाने वाले परभक्षी जो द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। और अंत में आती है अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, यानी अपघटक या डिकम्पोजर्स। बिल्कुल। अब यहाँ अपघटकों की बात आते ही एक बहुत ही रोचक चीज स्रोतों में सामने आई। जब भी कचरा साफ करने या चीजों को मिट्टी में मिलाने की बात होती है, तो अक्सर चींटियों को प्रकृति का असली अपघटक मान लिया जाता है। हाँ, ये भ्रम बहुत आम है। लोगों को लगता है कि चींटियां ही सब कुछ सड़ाकर खत्म करती हैं। हाँ, क्योंकि वे हमेशा कुछ न कुछ चीजों को छोटे टुकड़ों में ली जाती हुई दिखती हैं। तो क्या वे अपघटक नहीं है? जीव विज्ञान के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। चींटियां वास्तविक अपघटक नहीं हैं। वे उपभोक्ता समूह में ही आती हैं। अच्छा, तो वो क्या है? सर्वाहारी? हाँ, उनमें से कुछ सर्वाहारी हैं, कुछ परभक्षी हैं और कई मृतभोजी यानी स्कैवेंजर्स हैं। वे किसी भी मृत पदार्थ को भौतिक रूप से छोटे टुकड़ों में तो बांट सकती हैं, लेकिन वे उस पदार्थ के रासायनिक स्वरूप को नहीं बदल सकती। एकदम सही। वे केवल भोजन को चबाकर हजम कर रही हैं। वास्तविक अपघटन तो एक रासायनिक प्रक्रिया है जहां जटिल कार्बनिक पदार्थों को वापस सरल अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ा जाता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस में, ताकि पौधे उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें। जी, और ये काम केवल सूक्ष्म जीव ही करते हैं, विशेष रूप से कवक यानी फंगी और जीवाणु। वे एंजाइम निकालकर मृत शरीर को तरल में बदलते हैं और फिर उसे सोख लेते हैं। यही असली अपघटन है। मतलब चींटियां सिर्फ कचरा छोटी जगह कर रही हैं, रिसाइकल तो कवक और जीवाणु ही कर रहे हैं। बिल्कुल, असली रिसाइकलिंग वही करते हैं। यह प्रकृति के स्मार्ट होम की एकदम परफेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली है। अब जब ये सारे सदस्य अपना अपना काम कर रहे हैं, तो इनके बीच जो लेन देन हो रहा है उसकी एक मुद्रा है, एक करेंसी है, और वो करेंसी है ऊर्जा। और इस ऊर्जा के लेन देन के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। और ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स के नियम। गहरे समुद्री हाइड्रोथर्मल तंत्रों को छोड़ दें तो बाकी हर जगह ऊर्जा का बस एक ही स्रोत है, सूरज। और ये ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। सूरज से पौधों में, पौधों से शाकाहारियों में और फिर मांसाहारियों में। ऊर्जा कभी पलट के मतलब वापस सूरज की तरफ नहीं जाती? बिल्कुल नहीं। खाद्य जाल में कितने भी उलझे हुए रास्ते क्यों ना हो, ऊर्जा हमेशा आगे ही बढ़ेगी। और इस रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट है रेमंड लिंडेमैन का 10% का नियम। ये पारिस्थितिकी के सबसे अहम सिद्धांतों में से एक है। इसे समझने के लिए हम इसे एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था मान सकते हैं जहां हर बार पैसे ट्रांसफर करने पर 90% का भारी भरकम जैसे सैलरी टैक्स कट जाता है। बिल्कुल, ये टैक्स वाली तुलना बहुत सटीक है ना? मान लीजिए सूरज से पौधों को 1000 यूनिट ऊर्जा मिली। अब जब एक टिड्डा उस पौधे को खाएगा तो उसे केवल 100 यूनिट मिलेगी। जी। फिर जब एक मेंढक उस टिड्डे को खाएगा तो उसे सिर्फ 10 यूनिट मिलेगी। और जब सांप मेंढक को खाएगा तो उसे मात्र 1 यूनिट ऊर्जा मिलेगी। बाकी की 90% ऊर्जा हर कदम पर गायब नहीं, बल्कि वो श्वसन, चलने फिरने, शिकार करने और शरीर की ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में खो जाती है। हाँ, मतलब अगले जीव के लिए तो उपलब्ध नहीं है। सही कहा। और इसी भारी ऊर्जा क्षय के कारण ही खाद्य श्रृंखलाएं बहुत लंबी नहीं हो सकती। 4 या 5 स्तरों के बाद इतनी ऊर्जा बचती ही नहीं है कि वो किसी और जीव का पेट भर सके। ओहो, इसीलिए दुनिया में चूहों और टिड्डों की संख्या तो लाखों में होती है, लेकिन बाघ या चील जैसे जो शीर्ष परभक्षी हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। बिल्कुल।
और यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जहाँ ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है, वहीं पोषक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। कार्बन और नाइट्रोजन बार बार इस्तेमाल होते हैं, ऊर्जा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। और ये जो ऊर्जा का निरंतर घटना है, ये पारिस्थितिकी पिरामिडों में बहुत साफ दिखाई देता है। जी, क्योंकि हर स्तर पर ऊर्जा कम हो रही है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा खड़ा होता है, नीचे से चौड़ा और ऊपर से एकदम नुकीला। लेकिन स्रोतों में एक बहुत ही अजीब स्थिति का जिक्र है। जब बात जैव भार यानी बायोमास के पिरामिड की आती है, तो वो हमेशा सीधा नहीं होता। हाँ, ये एक बड़ा अपवाद है। स्थलीय तंत्रों में, जैसे जंगल में, तो जैव भार का पिरामिड सीधा ही होता है। पेड़ों का वजन शाकाहारियों से ज्यादा होता है। हाँ, वो तो लॉजिकल लगता है। लेकिन जलीय तंत्रों में, विशेषकर महासागरों में, ये पिरामिड अक्सर उल्टा यानी इन्वर्टेड होता है। ये बात पहली नज़र में मतलब बिल्कुल गणित के खिलाफ लगती है। ये कैसे हो सकता है कि महासागर के आधार यानी फाइटोप्लैंक्टन का कुल वजन उन मछलियों के वजन से कम हो जो उन्हें खाकर जिंदा है? ये सच में ऐसा लगता है जैसे एक छोटी सी नींव पर कोई बहुत बड़ी इमारत टिका दी गई हो। एकदम सही। लेकिन ये विरोधाभास तब सुलझता है जब हम इन जीवों के जीवन चक्र को देखते हैं। अच्छा। फाइटोप्लैंक्टन का जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है, कभी कभी बस कुछ घंटों या दिनों का। वे बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं और उतनी ही तेजी से मछलियों द्वारा खा लिए जाते हैं, जिसे स्रोतों में टर्नओवर दर कहा गया है। जी, टर्नओवर दर। किसी एक विशिष्ट क्षण में अगर आप देखें तो उनका कुल जैवभार मछलियों की तुलना में बहुत कम दिखेगा, लेकिन समय के साथ उनके उत्पादन की गति इतनी तेज होती है कि वे पूरे समुदाय को ऊर्जा देते रहते हैं। अरे वाह, ये तो प्रकृति का अपना जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो गया। गोदाम में कोई माल नहीं रहता, लेकिन उत्पादन इतनी तेजी से होता है कि सप्लाई चेन कभी टूटती ही नहीं। ये तुलना बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन जब प्रकृति का ये बजट इतना सख्त है, तो एक सवाल उठता है, क्या होता है जब कोई प्रजाति या कोई रसायन इस प्राकृतिक सीमा को लांघने की कोशिश करता है? यहीं पर वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी का सिद्धांत लागू होता है, जो बताता है कि संसाधन सीमित हैं। बिल्कुल। किसी भी कार्यतंत्र में भोजन, पानी और स्थान सीमित होते हैं। जब तक कोई प्रजाति इस सीमा के नीचे रहती है, सब ठीक चलता है। और जैसे ही जनसंख्या इस वहन क्षमता को पार करती है, तो संसाधनों की भयंकर कमी होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप भुखमरी, बीमारियां बढ़ती हैं, जिससे जनसंख्या वापस उसी स्तर पर आ जाती है जिसे प्रकृति संभाल सकती है। मतलब ये प्रकृति का अपना करेक्शन मैकेनिज्म है। जी, लेकिन जब मनुष्य कृत्रिम रूप से इस व्यवस्था में दखल देता है, तो परिणाम बहुत ही डरावने होते हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। अभी हमने बात की थी कि 10% नियम के कारण ऊर्जा हर स्तर पे घटती है। हाँ, लेकिन जब हम वातावरण में डीडीटी जैसे कृत्रिम रसायनों को छोड़ते हैं, तो नियम पूरी तरह से उल्टा काम करता है। ऊर्जा घटती है, लेकिन ये प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर लगातार बढ़ते जाते हैं। और इसी खतरनाक प्रक्रिया को जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ये सच में बहुत खतरनाक है, क्योंकि रसायन जैव अविघटनीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि ये रसायन पानी में नहीं, बल्कि वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जीव इन्हें पसीने या मूत्र के जरिए शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते? बिल्कुल नहीं। चूंकि ये फैट में घुलते हैं, तो ये जीवों के वसायुक्त ऊतकों में जमा होने लगते हैं। तो जब एक छोटी मछली बहुत सारे दूषित प्लैंक्टन खाती है, तो उसके अंदर जहर इकट्ठा हो जाता है। और जब एक बड़ी मछली ऐसी कई छोटी मछलियों को खाती है, तो जहर का सांद्रण और भी तीव्र हो जाता है। और अंत में जब कोई बाज या चील जैसी शीर्ष पर भक्षी पक्षी उस बड़ी मछली को खाती है, तो उसके शरीर में जहर की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है। हाँ, स्रोतों में जिक्र है कि इसी कारण से कई पक्षियों के अंडों के छिलके इतने पतले हो गए थे कि वे सेने से पहले ही टूट जाते थे। ये बहुत ही दुखद है। ये स्पष्ट दिखाता है कि प्राकृतिक सीमाओं को तोड़ने का कितना भयानक असर हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन प्रकृति स्वयं भी समय के साथ खुद को बदलती है और क्षतिग्रस्त स्थान को ठीक करने का प्रयास करती है ना? जी, और इस क्रमिक बदलाव को पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। ये क्या होता है? 1916 में फ्रेडरिक ई क्लेमेंट्स ने इस पर काम किया था।
ये एक प्रक्रिया है जहां प्रकृति एक खाली चट्टान को सैकड़ों वर्षों में एक घने जंगल में बदल देती है। मतलब एकदम खाली चट्टान से शुरुआत होती है। हाँ, सबसे पहले चट्टानों पर लाइकेन उगते हैं जो थोड़ा सा अम्ल छोड़कर चट्टानों को तोड़ते हैं और थोड़ी मिट्टी बनाते हैं। फिर वहां घास आती है, फिर झाड़ियां और अंत में एक स्थिर चरम समुदाय स्थापित हो जाता है। और इस पूरी क्रमिक विकास यात्रा को, जहां एक के बाद एक समुदाय आते हैं, क्रमक या सेर कहा जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन इसी से जुड़ा एक और शब्द है जो थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है, पारिस्थितिकीय संक्रमण या इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। स्रोतों के अनुसार जॉन डब्ल्यू बेनेट ने 1976 में इसका प्रयोग किया था। तो क्या ये अनुक्रमण से अलग है? हाँ, ये प्राकृतिक अनुक्रमण से बिल्कुल अलग है। ये समझना बहुत जरूरी है। जॉन डब्ल्यू बेनेट का ये सिद्धांत मानव पर्यावरण संबंधों से जुड़ा है। मतलब ये इंसानों द्वारा किया गया बदलाव है। जी, ये वर्णन करता है कि कैसे मानव समाज तकनीकी विकास के साथ पर्यावरण को तेजी से अपने अनुकूल बनाता है। जहां प्राकृतिक अनुक्रमण स्थिरता लाता है, वहीं मानव निर्मित ये संक्रमण अक्सर वहन क्षमता को तोड़कर असंतुलन पैदा करता है। और जब ये असंतुलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मानव समाज के भीतर से ही इसके खिलाफ आवाजें उठने लगती हैं। बिल्कुल, इतिहास गवाह है इस बात का। स्रोतों में भारत के कुछ ऐतिहासिक पर्यावरण आंदोलनों का तथ्यात्मक विवरण है जो असल में इसी बिगड़ती वहन क्षमता के खिलाफ लोगों की प्रतिक्रिया थे। जैसे कि 1970 के दशक का चिपको आंदोलन। जी, ये गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में शुरू हुआ था। इसका एक बहुत ही निर्णायक क्षण 26 मार्च 1974 को आया था, जब चमोली जिले में गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया था। ये एक पूरी तरह से अहिंसक और बहुत ही प्रभावशाली कदम था। इसी की तर्ज पर दक्षिण भारत में भी 1983 में वन संरक्षण के लिए अपिक्को आंदोलन चला था, विशेषकर कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र में। और स्रोतों में नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी प्रमुखता से जिक्र है। ये आंदोलन सरदार सरोवर जैसे बड़े बांधों के कारण जो भारी विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान हो रहा था, उसके विरोध में था। ये सभी आंदोलन इस बात का सबूत हैं कि जब पारिस्थितिक तंत्र से ज्यादा छेड़छाड़ होती है तो उसके सामाजिक परिणाम भी सामने आते ही हैं। बिल्कुल आते हैं। अब सवाल ये है कि आज के समय में मनुष्य पर्यावरण पर जो इतना दबाव डाल रहा है, क्या उसे मापने का कोई वैज्ञानिक तरीका है? हाँ, इसके लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड विकसित किए गए हैं। पहला है पारिस्थितिकी पदचिह्न या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये क्या मापता है? ये एक ऐसा पैमाना है जो मापता है कि किसी आबादी के संसाधन उपभोग और उसके कचरे को, विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को, सोखने के लिए कितनी जैविक रूप से उत्पादक भूमि और समुद्री क्षेत्र की जरूरत है। और इसकी कोई इकाई भी होती है? जी, इसे मापने के लिए वैश्विक हेक्टेयर या ग्लोबल हेक्टेयर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, और स्रोतों में एक और आर्थिक मापदंड का भी जिक्र है, कार्बन की सामाजिक लागत या सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, SCCO2। हाँ, ये नीतियों को तय करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। मतलब जब कोई कारखाना या देश वायुमंडल में 1 मीट्रिक टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो उसके कारण भविष्य में जो जलवायु परिवर्तन या कृषि का नुकसान या बाढ़ आएगी, उससे जो आर्थिक और सामाजिक क्षति होगी, उसका आज के समय में जो मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है, वही कार्बन की सामाजिक लागत है। ये भविष्य के जोखिमों को आज के पैसों के रूप में देखने का एक तरीका है। लेकिन अक्सर इन बड़ी बड़ी मापन इकाइयों और महासागरों की बात करते हुए हम तंत्र के उन छोटे हिस्सों को भूल जाते हैं जो इस पूरे नेटवर्क को साधे हुए हैं। आप किन हिस्सों की बात कर रही हैं? स्रोतों में तितलियों के पारिस्थितिक महत्व को बहुत विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। तितलियां केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है। जी हाँ, वे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का बहुत बड़ा सूचक यानी इंडिकेटर स्पीशीज होती हैं। बिल्कुल, वे फूलदार पौधों के परागण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि उनके बिना कई पौधों की प्रजातियां तो प्रजनन ही नहीं कर पाएंगी। और इसके अलावा कैटरपिलर के रूप में उनके लार्वा कई कीटभक्षी पक्षियों के आहार का मुख्य हिस्सा भी तो होते हैं। सही कहा। अगर किसी इलाके से एक विशेष तितली की प्रजाति लुप्त हो जाती है, तो न केवल वे पौधे खत्म होने लगेंगे जिनका वो परागण करती थी, बल्कि उन पर निर्भर पक्षियों की आबादी भी भूखों मरने लगेगी। मतलब पूरा का पूरा खाद्य जाल
ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। बिल्कुल, ये हमें वापस उसी खुले तंत्र और जाल की अवधारणा पर ले आता है जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। हाँ, एक अदृश्य फाइटोप्लैंक्टन से लेकर विशाल महासागरों की गहराई तक। और ऊर्जा के उस कड़े 10% नियम से लेकर वसा में जमा होने वाले जैव आवर्धन तक, सब कुछ एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इस पूरी चर्चा से ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि प्रकृति के इस विशाल स्मार्ट होम में कोई भी क्रिया अलग थलग नहीं होती। हर चीज का एक परिणाम जरूर होता है। बिल्कुल। और इन सभी स्रोतों और तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद एक विचार है जो सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? अभी हमने कार्बन की सामाजिक लागत की बात की, जहां मनुष्य अपने द्वारा किए गए नुकसान को पैसों में मापने की कोशिश कर रहा है। हाँ, नुकसान का वित्तीय आकलन करने का एक तरीका। लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए कि प्रकृति के जो असंख्य कर्मचारी हैं, जैसे वे सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन जो आधी दुनिया को मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे हैं, या वे छोटी छोटी तितलियां और मधुमक्खियां जो हमारी फसलों का परागण कर रही हैं। हाँ, वो अपनी इन अमूल्य सेवाओं का कोई बिल तो हमें नहीं भेजते। बिल्कुल नहीं। तो यह सोचने वाली बात है कि अगर भविष्य में यह पारिस्थितिक संतुलन इतना टूट जाए कि इंसान को कारखानों में कृत्रिम ऑक्सीजन बनाने के लिए या फसलों में मशीनों और मजदूरों के जरिए परागण करने के लिए पैसे चुकाने पड़े, तो क्या हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था का पूरा मॉडल ही धराशायी नहीं हो जाएगा? यही तो बात है जिस फ्री सर्विस पर यह पूरी मानव सभ्यता टिकी हुई है। अगर प्रकृति कभी उसका वित्तीय मूल्य मांग ले तो क्या उसे चुकाने की क्षमता मानवता के पास है? ये एक बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक सवाल है। शायद यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इन पारिस्थितिक नियमों को समझने के बाद हमें अपने आप से पूछना चाहिए। प्रकृति के इस उलझे हुए लेकिन बेहद नाजुक नेटवर्क को समझने की ये यात्रा तो निरंतर चलती रहेगी। और आज की ये चर्चा निश्चित रूप से उस दिशा में एक गहरा कदम है।